नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MPPSC Utkarsh. Now, finally, the Citizenship Amendment Act will be implemented in Madhya Pradesh. And what is the Citizenship Amendment Act? We will know about it. Because a good kind of question could be formulated for mains as well as prelims. Okay, so let's talk about the Citizenship Amendment Act. This will be implemented in the state of Madhya Pradesh. It has been signaled by whom? The center itself. It was introduced and implemented in the year 2019. However, there were many protests against it in many areas of India, and that is why the implementation got a tad bit delayed. Now, on the basis of the Citizenship Amendment Act 2019, another important facet of religion has become a basis to acquire citizenship. पहले 5 बेसिस थे जिसके ऊपर आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते थे, बट अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से एक स्पेशल रिलीजन यानी नॉन मुस्लिम रिलीजन जो कि मेंशन्ड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, उससे आते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. चलिए देख लेते हैं. ये ग्रांट करता है लीगल स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप टू हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, Parsis as well as Christians from where? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. मतलब इसके पीछे रैशनल ये है क्योंकि ये नॉन मुस्लिम रिलीजन्स हैं और ये अपने रिलीजन के बेसिस पे बहुत प्रताड़ित हुए हैं इन कंट्रीज़ में. और अगर वो रेफ्यूज या फिर शरण लेना चाहते हैं भारत में, बहुत समय से रह रहे हैं, किराएदारों के रूप में रह रहे हैं, ये नागरिक नहीं है, तो नागरिकों को जो बेनिफिट मिलता है वो इनको नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप लेना चाहता है इन कुछ रिलीजन से जो इन कंट्रीज से आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति इफ अ पर्सन इस मेंशन कंट्री से यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया आया है दिसंबर 31, 2014 से पहले, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है कि इनको फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 और पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 के अंतर्गत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और इनको इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल भी माना गया है. ये सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पहले तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ करता था, अभी भी है, नेचुरलाइजेशन है, पर यहाँ पे रेसिडेंस के रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड कम्युनिटीज़ के लिए, स्पेसिफाइड कंट्रीज़ के लिए दिए गए हैं. जब सिटीजनशिप मिल जाएगी तो इन व्यक्तियों को सिटीजन माना जाएगा जिस दिन से, याद रखिएगा, जिस दिन से ये इंडिया में आए हैं. कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनके माइग्रेशन स्टेटस के लिए अगर हो रही है, इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो मना कर दी जाएगी. ठीक है. और इस एक्ट में प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट भी दिया है उन लोगों के लिए जो इंडिया में इलीगली आ रहे हैं और इलीगली आए हैं और अगर वो अपने परमिट और वीज़ा के एक्सपायरी से ज़्यादा रह लिए हैं, उनके खिलाफ क्या पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो भी बताया है इसमें. यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस कंट्री में कितनी होनी चाहिए? 11 साल तक की अगर आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं सिटीजनशिप. पहले कितनी थी? 15 साल की थी. अब क्या हो गया, माफ़ कीजिएगा, पहले 11 साल की थी, अब कितने की हो गई? अब सिर्फ 5 साल की हो गई क्योंकि 2019 में ये आया है एक्ट 2019 में. और कट ऑफ डेट क्या दी थी? 31 दिसंबर 2014. इसीलिए पहले जो 11 साल रहने की आवश्यकता थी रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप कराने के लिए, अब कितनी हो गई है? 5 साल तक की. तभी इसको 5 साल का अंतराल दिया गया है. अडेप्टेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी? देखो, कुछ जगहों को छोड़ के ये पैन इंडिया में लगेगी. वो कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं लगना है? 6 शेड्यूल में जितने स्टेट्स हैं जैसे कि आसम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट्स हैं इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. इसके अलावा इनर लाइन एरियाज़, जो कि इनर लाइन परमिट जहाँ रहने के लिए लिया जाता है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973, इसके अंदर भी नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते सिटीजनशिप क्योंकि ट्राइबल एरिया है. अगर यहाँ पे सिटीजनशिप दे दिया तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, तो डेमोग्राफी चेंज ना हो इसलिए ये किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी कैंसिल हो जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, क्रिमिनल कन्विक्शन या फिर वायलेशन ऑफ स्पेसिफाइड लॉ अगर किया तो ये भी इसी में दिया है. सेक्शन 6 भी जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, इसी के ऊपर बेस किया गया है कि सिटीजनशिप आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत कैसे लेंगे. इंडियन सिटीजन बनने के लिए एप्लीकेंट को प्रोवाइड करना होगा प्रूफ ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन. आपको एक कोई भी कार्ड दिखाना है जिसमें ओरिजिन की कंट्री बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में से कोई हो. रिलीजन, डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, इंडिया में कब आए,
प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंडियन लैंग्वेजेस में, एक इंडियन लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल प्रूफ रिक्वायरमेंट अलाउ किया है, अगर आपके पास कोई कागज़ हो इनमें से, बर्थ या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, लैंड रिकॉर्ड, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ कर रहा है कि आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हैं, वो ज़रूरत है उस चीज़ की। एप्लीकेंट्स 20 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें वीज़ा, रेसिडेंशियल परमिट, सेंसस स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, गवर्नमेंट और कोर्ट डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट। कहीं ना कहीं से तो आपका प्रूफ होना चाहिए कि आप उन देश से आए हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो पूरा सिटीजनशिप एप्लीकेशन का टास्क होगा, ये पोस्टल डिपार्टमेंट देखेगा और सेंसस अथॉरिटी देखेगी। बैकग्राउंड और सिक्योरिटी चेक भी सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी करेगी, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। फाइनल डिसीजन किसके पास होगा कि सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं? डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन हर स्टेट में जो इवेल्युएट करेगा। सिटीजनशिप के लिए कमिटी जो किसको इंक्लूड करेगी? बैकग्राउंड चेक के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनेगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट इसको हेड करेंगे, वो एप्लीकेशन पूरा देखेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा, वो इन्वाइटी मेंबर रहेगा। एम्पावर्ड कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो कि सेंटर सेटअप करेगी, सिटीजनशिप एप्लीकेशन को ठीक से स्क्रूशनाइज करेगी। कुछ कंसर्न्स थे, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही था कि यहाँ पे सिटीजनशिप इज़ बीइंग गिवन, सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे दी जा रही है। ज्यूज़ को क्यों नहीं मिल रही, या बाकी अन्य अहमदिया मुस्लिम्स जो कि खुद बहुत प्रोसिक्यूटेड है पाकिस्तान में, उनको क्यों नहीं दी जा रही है? तो यहाँ पे एक सेकेंड क्लास सिटीजनशिप के रूप में देखा जा रहा था कि सेकेंड क्लास सिटीजन्स बना रहे हैं मुसलमानों को। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि मुसलमान अपनी कंट्रीज़ में तो सेफ ही हैं जहाँ पे उनका खुद का रिलीजन एज अ मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। अगर धर्म के आधार पर किसी और रिलीजन को हैरेस किया जा रहा है, वो अगर हमारे यहाँ शरण लेना चाहते हैं, भले ही रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 इंडिया साइन नहीं किया है, इंडिया ने साइन उस पर नहीं किया है, फिर भी वो रेडी है कि हम यहाँ पे इनको रेफ्यूज देंगे, हम सिटीजनशिप तक भी देंगे। क्रिटिक्स ने कहा है कि एक्ट आसाम अकॉर्ड्स ऑफ 1985 को वायलेट करता है, जो कि कहता है कि यहाँ की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बट स्टिल यहाँ पे बोला तो गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं अप्लाई होने वाला है। कंसर्न्स रेज किया जा रहा है क्रिटिक्स के थ्रू, एक पॉसिबल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के भी अगेंस्ट है, जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्म के आधार पर अगर आप सिटीजनशिप दे रहे हैं तो यहाँ पे आप मुस्लिम्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है, सेक्युलरिज्म है नहीं। दूसरी चीज़, अलग अलग तरह के रेफ्यूजी ग्रुप्स, जैसे कि तमिल, जो एक तो कंट्री भी आपने एक्सक्लूड कर दी, श्रीलंका में तमिल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पर्सिक्यूटेड हैं, जिसकी वजह से अगर वो इंडिया में रह के वहाँ यहाँ की नागरिकता लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ही बात हो रही है, श्रीलंका को नहीं लिया गया है। दूसरी चीज़, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आ रहे हैं, यहाँ पे देश भी नहीं है म्यांमार, बल्कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इनको भी हटा दिया है। साथ ही साथ इनसे जो रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं रखाइन प्रोविंस में, उनके साथ बहुत प्रताड़ना हुई है, उनको भी नहीं इंक्लूड किया गया है। क्रिटिक्स ने कहा है कि यहाँ पे कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है और कौन यहाँ पे एक रेफ्यूजी है, यहाँ पे कैसे हम देखेंगे। फिर उसके बाद एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड है कि OCI की रजिस्ट्रेशन भी ये कैंसिल कर सकती है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। चलो क्वेश्चन देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. The Home Ministry has entrusted the work of the processing of citizenship application under CAA to the Postal Department and census authorities under the central government. Background and security checks will be conducted by central security agencies like IB. बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।